जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी चीज़ें रह गई थी, कुछ इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं वो रह गई थी, उसको कवर करेंगे। इसके बाद में हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो सभी चीज़ें हम जान लेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला लेक्चर, क्योंकि वैदिक सभ्यता से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज के लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या कवर करने वाले हैं, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 में आपको पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मोस्टली चीज़ें बता चुके थे, और एक पाठ्यक्रम के बारे में भी चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि हम ओवरऑल 14 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, 14 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो हमारा अंतिम चैप्टर क्या रहेगा, दक्षिण भारत के राजवंश। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संगम काल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम एग्जाम की बात की करें तो चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर। और बीपीएससी में यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने चर्चा की थी वो की थी काल विभाजन के बारे में, कि काल कितने कालों में इसको बांटा जा सकता है, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करने के बाद में हमने प्राचीन इतिहास में जो पाषाण काल है उसके बारे में चर्चा कर ली थी, और इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हमारे रह गए हैं, जितने भी फैक्ट हमारे रह गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट सूचना और है, यदि आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हम लेकर आए 45 दिन का गाइडेंस प्लान, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, और 12 टॉपिक वाइज हिंदी के टेस्ट दिए जाएंगे, क्विक रिवीजन नोट्स दिए जाएंगे जो कि 85 प्लस मार्क्स कवर करेगा अकेले। 45 दिन का रिवीजन प्लान रहेगा, जिसमें आपको डेली टारगेट के हिसाब से प्लान बताया जाएगा। डेली टारगेट दिए जाते हैं और इसको आप लोग अभी ज्वाइन करिएगा। वैसे डेली टारगेट के हिसाब से लगभग 22 दिन का प्लान हो चुका है, लेकिन आप अभी टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि टेस्ट अभी 2 हुए हैं, तीसरा टेस्ट आपका जल्द होने वाला है। और इसकी फीस मात्र 249 रुपये है, और एग्जाम में 50 कूपन कोड आप यूज करेंगे तो इसमें 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 199 रुपये में ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें किसके बारे में पढ़ना, साइट्स के बारे में पढ़ना, जो साइट्स दी गई हैं उनके बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि जो मोस्टली चीज़ें हैं वो मैं कवर कर चुका हूं। जैसे आपको 10 साइट के बारे में बता दिया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सी साइट्स के बारे में बता दिया था। तो सबसे पहले मैंने बताया था हड़प्पा के बारे में, दूसरे नंबर पर बताया था दैमाबाद, तीसरे नंबर पर बताया था बनावली, और चौथे नंबर पर बालाकोट, और 5वें नंबर पर मांडा, और 6वें नंबर पर नौसारो, और 7वें नंबर पर हुलास, 8 नंबर पर बताया था सुतकांगेडोर, और 10वें नंबर पर बताया था सुरकोटदा, और 9 नंबर पर रोपड़। तो ये कुछ साइट्स बताई थी। अब 4 से 5 साइट्स और रह गई हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं 11वीं साइट्स के बारे में। तो 11वीं साइट्स कौन सी होने वाली है, धौलावीरा। 11वीं साइट्स कौन सी है, धौलावीरा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको डीपली नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये रिवीजन प्लान है, रिवीजन कोर्स है, तो इसमें हमको रिवीजन ही कराना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि धौलावीरा की जो उत्खनन है, धौलावीरा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आर्यस बिष्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, आर्यस बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, यानी इसकी खुदाई की गई थी, धौलावीरा की खुदाई की गई थी। इसके बाद में ये पड़ता कहाँ पर है, किस जगह पर पड़ता है, ये पड़ता है कच्छ में, रण ऑफ कच्छ। जो कच्छ है कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात राज्य में एक जिला है कच्छ जिला, वहां पर ये पड़ता है, कच्छ का रण। तो कच्छ के रण में ये धौलावीरा साइट्स पड़ती है। अगर नदी की बात की जाए, धौलावीरा साइट्स में कौन सी निकट नदी है, तो कौन सी नदी है, लूनी नदी। लूनी रिवर है जो गुजरात की फेमस रिवर है, और ये रिवर धौलावीरा के किनारे पड़ती है। लूनी रिवर के किनारे क्या पड़ता है, धौलावीरा पड़ता है। इसके बाद में यहाँ का जो मेन
खोज है वो क्या थी, मेन खोज थी यहाँ की, वो थी उन्नत जल प्रबंधन। यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, उन्नत क्वालिटी का था। तो उन्नत जल प्रबंधन यहाँ का क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। तो इसके लिए अगर विशेष पॉइंट में देखेंगे तो क्या बनेगा, उन्नत जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन। इसके बाद में एक बहुत ही बड़ा जलाशय मिला था, एक जलाशय मिला था। और ये जो जलाशय था वो किससे बना हुआ था, शैलकृत, यानी जो पत्थर हैं, रॉक हैं, इनसे बना हुआ था, शैलकृत से बना हुआ था। इसके बाद में अगली एक साइट और है जिसका नाम क्या है, रंगपुर। 12 नंबर पर साइट कौन है, रंगपुर। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस मैं वही करा रहा हूं। रंगपुर जो है उसका उत्खनन किसने किया था, रंगनाथ राव ने किया था। रंगनाथ राव ने रंगपुर का उत्खनन किया था। इसके बाद में यह कहाँ पर पड़ता है, यह भी गुजरात राज्य में एक क्षेत्र पड़ता है, सौराष्ट्र क्षेत्र। सौराष्ट्र क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है सर, गुजरात में पड़ता है। गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है सौराष्ट्र क्षेत्र, वहां पर इसका ये स्थित है। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, सौराष्ट्र क्षेत्र में अवस्थिति है। अगर नदी की बात की जाए तो नदी कौन सी पड़ जाती है सर, नदी का नाम है मादर नदी, मादर नदी। तो मादर नदी के निकट पर क्या है, रंगपुर साइट स्थित है। अब यहाँ पर क्या चीज खोज की गई थी, किसकी खोज की गई थी, तो धान की भूसी, जो धान होती है यानी जो चावल होते हैं तो उसकी भूसी की खोज यहाँ पर की गई थी। तो इससे क्या कहने को, या इससे हम क्या कह सकते हैं कि रंगपुर में क्या देखने को मिलता है सर, रंगपुर में धान की खेती की जाती थी। मोस्टली जो खेती है वो रंगपुर में धान की जाती थी। धान की भूसी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद में 13 नंबर की जो साइट्स है उसका नाम क्या है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। अब देखिए राखीगढ़ी में जो इसका उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया था, सूरज भान के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, सूरज भान के द्वारा। इसके बाद में ये किस जगह पर पड़ता है, ये पड़ता है हिसार, जो कि हरियाणा राज्य में है। हिसार डिस्ट्रिक्ट में राखीगढ़ी पड़ती है। साइट्स का नाम है राखीगढ़ी, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसकी अगर नदी की बात की जाए, नदी कौन सी पड़ती है सर, घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे राखीगढ़ी जो साइट है वो स्थित है। बस आपको यहाँ पर इतनी ही चीजें याद रखनी होंगी। इसके बाद में 14 नंबर पर के एक साइट याद रखनी होगी जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में भी हमने डिस्कस नहीं किया है। तो कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या है, काली चूड़ियों से है अर्थ। इसका अर्थ किससे है सर, काली चूड़ियों से अर्थ है। अगर कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, बीवी लाल एवं बीके थापर के द्वारा, बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यह कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ में, राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ में कालीबंगा स्थित है। और कालीबंगा की अगर नदी की बात की जाए तो यह किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा भी स्थित है। इसके बाद में यहाँ पर जो मिली थी, जो खोज की गई थी, वो किसकी खोज की गई थी, जो अवशेष मिले हैं वो कौन कौन से अवशेष मिले हैं, यहाँ पर अवशेष मिले हैं कच्ची ईंट के भवन। कच्ची ईंट के भवन जो है वो कहाँ पर मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं, कच्ची ईंट के भवन। मैं वही चीज बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जो ज्यादातर पूछी जाती हैं। इसके बाद में कच्ची ईंट के भवन हो गए। और जो मोहनजोदड़ो में वहां पर जो भवन मिले हुए थे वो कैसे मिले थे, पक्की ईंटों के। यहाँ पर कैसे मिले, कच्ची ईंटों के। और क्या मिला है, और मिला है जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ पर कृषि भी होती है तो जुते हुए खेत। चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं,
ये तो सभी को पता है, चूड़ियों के साक्ष्य मिले और पूछा भी नहीं जाएगा। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कच्ची ईंट के भवन, जबकि मोहनजोदड़ो में मिले थे पक्की ईंटों के भवन। याद रखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन में पूछा जा सकता है। जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं। इसके बाद में अगली साइट क्या है, साइट नंबर 15। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रोपड़ के बारे में। रोपड़ पढ़ चुके हैं क्या? तो रोपड़ शायद अभी नहीं पढ़ा है। हाँ, रोपड़ अभी नहीं पढ़ा, रोपड़ के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, रोपड़ पढ़ चुके हैं। रोपड़ के बाद में अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मांडा के बारे में भी पढ़ चुके हैं और धौलावीरा के बारे में भी। एक दो साइट और रहेंगी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट तो छूटी गई है, लोथल। लोथल, लोथल के बारे में पढ़ते हैं हम। लोथल जो है इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। अगर इसके उत्खनन की बात की जाए, उत्खनन की बात, तो लोथल का उत्खनन किसने किया था? और इसकी अगर नदी की बात कर ली जाए, इसके बाद में यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, लोथल जो है वो ये उस समय का हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह, एक प्रमुख बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का लोथल। और उत्खनन की अगर बात की जाए तो लोथल का उत्खनन किसने किया था? डॉक्टर एस आर राव ने किया था। डॉक्टर एस आर राव के द्वारा लोथल का उत्खनन किया गया था। नदी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी नदी स्थित है? भोगवा नदी स्थित है। भोगवा नदी के किनारे लोथल साइट है जो स्थित है। लोथल के किनारे, लोथल की जो साइट है, लोथल साइट से यहाँ पर कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर जो एक डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है, क्या याद हुआ है? डॉकयार्ड। डॉकयार्ड किसे कहते हैं? जहाजों की गोदी, यानी जहाज जहां पर मोस्टली, जहां पर जहाज क्या किए जाते हैं, पार्क किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड बोलते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? जहाजों की गोदी। जहाजों की गोदी। इसके बाद में यहाँ यह लोथल जो है वो क्या है? एक पत्तन है, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है, एक पत्तन है। इसके बाद में यहाँ पर हाथी के दांत का पैमाना मिला है। हाथी के दांत का पैमाना। और क्या चीज मिली है? और मिला है 3 युगल समाधियां। और मिला है 3 युगल एक साथ समाधियों का अवशेष देखने को मिले हैं। 3 युगल समाधियां, तो यहाँ पर 3 युगल समाधियां भी देखने को मिली हैं। इसके बाद में अब कौन सी साइट रह गई है? 15 साइट्स हो गई हैं, एक और साइट्स रह गई है, उसको और पढ़ लेते हैं, चन्नू दाड़ू। इसके बाद में बस ये टॉपिक जो हमारा है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? वैदिक सभ्यता के बारे में। चन्नू दाड़ो, तो देखिए चन्नू दाड़ो की अगर बात की जाए तो इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? एनजी मजूमदार के द्वारा। एनजी मजूमदार के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। और अगर ये कहाँ पर देखने को मिलता है तो ये मिलता है सिंध, जो कहाँ पर है वर्तमान में? पाकिस्तान में है। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चन्नू दाड़ो स्थित है, अवस्थित है। अगर नदी की बात की जाए तो किस नदी के किनारे चन्नू दाड़ो स्थित है? सिंधु नदी के किनारे चन्नू दाड़ो स्थित है। अब यहाँ पर अवशेष की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से अवशेष मिले हैं? तो अवशेष मिले हैं मनका बनाने का कारखाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मनका बनाने का कारखाना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मनका बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये चन्नू दाड़ो में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी साइट है जहां पर मनका बनाए जाते हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में और यहाँ पर एक अवशेष और मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए
कुत्ते के पदचिन्ह, कुत्ते के पदचिन्ह, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह का भी अवशेष देखने को मिलता है चन्नूदाड़ो से। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो साइट्स वो मैंने कवर कर ली हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में अगले टॉपिक की ओर रुख करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अब हम अध्याय 2 की ओर चलते हैं। वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज हम कवर कर लेंगे, अगले लेक्चर में वैदिक सभ्यता को भी एंड कर देंगे। वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में हम जो जानेंगे वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, सबसे पहले तो हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग वैदिक काल। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से 2 भाग हैं? नोट करेंगे। एक तो हो जाएगा ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल। एक कौन सा हो जाएगा? ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल। दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल। देखिए इनके जो काल विभाजन है, अगर काल विभाजन किया जा रहा है और इनसे अगर जो इनकी समय सीमा पूछ दी जाए, तो मोस्टली तो क्या होता है कि पूछी नहीं जाती है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ दी जाए तो जो एनसीईआरटी में समय सीमा दी गई है आप उन्हीं को कंसीडर करिएगा, क्योंकि वही चीज मेन मानी जाएगी। गवर्नमेंट जो बुक होती है वही चीज से डाटा लिया जाता है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो इसकी समय सीमा है ऋग्वैदिक और पूर्व वैदिक काल की है, वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल की समय सीमा क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल की समय सीमा 1000 से 600 ईसा पूर्व, जबकि ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल की समय सीमा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल के बारे में। देखिए इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनको हम कैसे पढ़ लेंगे? इनको कंपैरिजन करके पढ़ लेंगे। पहले वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझ लेते हैं। अब वो तथ्य कौन कौन से हैं एक एक करके हम सभी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वैदिक या आर्य सभ्यता, इसके संस्थापक कौन थे, कौन लोग थे वो संस्थापक थे, और ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को ही क्या किस नाम से जानते हैं? आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? आर्य सभ्यता के नाम से। इसको हम आर्य सभ्यता बोलते हैं। अगर आर्य सभ्यता की बात की जाए तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? आर्य लोग ही इसके संस्थापक थे। आर्य लोग इसके संस्थापक कौन थे? आर्य लोग इसके संस्थापक थे। और ये एक तरीके की ग्रामीण सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन हुआ था तो उसके जो साइट्स मिली थी और उसमें जो अवशेष प्राप्त हुए थे उससे साफ साफ पता चलता है कि वो एक कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। जबकि वैदिक सभ्यता जो कि उसके बाद में आई है वो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आर्य शब्द दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। एक उत्तम व्यक्ति, इसका अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। और कहीं कहीं पर लिखा होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ लिखा होता है। कहीं कहीं पर लिखा होगा आपको कुलीन व्यक्ति नाम से भी देखने को मिलेगा। कुलीन व्यक्ति या कुलीन नाम से देखने को मिलेगा। तो ये तीनों इसके अर्थ हैं और तीनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप तीनों को याद रखिए। इनका जो मूल निवास था वो कौन सा माना जाता है? और कौन कौन से लोगों ने, कौन कौन से विद्वान ने ये कहा है कि आर्य लोग कहाँ कहाँ के निवासी थे? तो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दो मूल निवास। इनका मूल निवास कहाँ का है और किस विद्वान ने कहा है कि इनका मूल निवास ये स्थान है? यहाँ पर विद्वान का नाम। तो देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं मैक्स मूलर की। तो मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्य लोगों का जो मूल निवास था वो मध्य एशिया था।
कौन सा था? मध्य एशिया। यानी एशिया महाद्वीप में जो मध्य एशिया है वो इनका मूल निवास माना था, और यही सबसे ज्यादा माना जाता है, सर्वमान्य है ये। मध्य एशिया जो इनका निवास है वो सर्वमान्य है। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने कहा, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग इनका जो आर्यों का मूल निवास था वो क्या था? मध्य एशिया था। जबकि तिब्बत, इनका मूल निवास तिब्बत था। ये बात किसने कही है? ये बात कही थी दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती ने ये बात कही कि इनका जो आर्य लोग हैं इनका मूल निवास क्या था? तिब्बत था। इसके बाद में एक व्यक्ति और हुए संपूर्णानंद। संपूर्णानंद और इनके साथ में एक व्यक्ति हैं एच.सी. दास। इन्होंने कहा था कि जो आर्य हैं वो इनका जो मूल निवास था वो था सप्त सैंधव देश। सप्त सैंधव देश का मतलब क्या है? 7 नदियों से घिरा हुआ। जैसे भारत में आपको देखने को मिलता है पंजाब 5 नदियों से घिरा हुआ, वैसे ही ये है 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र। इसको हम क्या कहते हैं? सप्त सैंधव देश कहते हैं। सप्त सैंधव देश। और ये बात किसने कही थी? डॉक्टर संपूर्णानंद ने कही थी। संपूर्णानंद और इनके साथ में एक व्यक्ति थे, एक विद्वान थे जिनका नाम था एच.सी. दास। इन्होंने ये बात कही थी कि आर्यों का निवास है वो क्या है? सप्त सैंधव देश है। और सप्त सैंधव देश का मतलब क्या होता है? 7 नदियों से घिरा हुआ। 7 नदियों से घिरा हुआ। इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्यों का जो मूल निवास है वो क्या है? उत्तरी ध्रुव। इन्होंने तो पूरा पोल ही चेंज कर दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह बता दिया। उत्तरी ध्रुव है, वहां से आर्य लोग आए हुए थे। ये किसने बोला था? ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। इसके बाद में एक व्यक्ति और हुए थे गंगानाथ झा। इन्होंने बताया था ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश। इन्होंने किस हिसाब से बताया था? इनके मतलब या अर्थ के हिसाब से। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। इसी हिसाब से बताया था ये ब्रह्मर्षि देश से आए हुए थे। और ये बात किसने कही थी? गंगानाथ झा ने कही थी। तो यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा वो याद रखना होगा, एक बाल गंगाधर तिलक का जो उत्तरी ध्रुव इन्होंने माना था स्थान इनका, और एक याद रखना होगा तिब्बत से आए हुए थे आर्य लोग, दयानंद सरस्वती ने कहा था। और तीसरा याद रखना होगा मैक्स मूलर ने जो कहा था कि ये मध्य एशिया से आए थे, और यही सबसे ज्यादा माना जाता है। इसके बाद में अब हम किस बारे में चर्चा करेंगे? वेदों के बारे में। देखिए तो वेद कितने हैं, वेद का मतलब क्या होता है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो हेडिंग क्या पड़ेगी अब? वेद के बारे में। अभी तक मैंने क्या समझा है? अभी तक आर्य के बारे में, आर्यों के बारे में समझा है, जिनके जिनके नाम से ये सभ्यता जानी जाती है, आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से हम इसे जानते हैं। अब हम बात करते हैं वेद। तो आर्यों के इतिहास जानने का जो सर्वप्रमुख स्रोत है वो क्या है? वेद है। आर्यों का इतिहास अगर जानना है तो हमें किसको पढ़ना होगा? वेदों का अध्ययन करना होगा। इसी हिसाब से हम आर्यों का इतिहास जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें जो नोट कर सकते हैं एक फैक्ट, वो यही नोट कर सकते हैं कि आर्यों के इतिहास जानने का सर्वप्रमुख स्रोत है। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत से ऐसे जो सबसे प्रागैतिहासिक काल है उसमें कोई भी लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो इसके बाद में प्रागैतिहासिक काल के बाद में जब कुछ सभ्यताएं स्टार्ट होती हैं, जैसे वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है, तो इसके लिखित स्रोत उपलब्ध हो गए थे। जैसे वेद हो गया, पुराण हो गए, और वेद में कौन कौन से आ जाते हैं? ऋग्वेद आ जाता है, सामवेद आ जाता है और यजुर्वेद आ जाता है। तो ये सभी क्या है? ये उस समय उपलब्ध हो गए थे। लेकिन अथर्ववेद है, ये चौथा और अंतिम वेद होता है, ये काफी बाद में आया था, काफी समय बाद आया था। लेकिन जो वेदत्रयी के नाम से जाने जाते हैं वो कौन से? वो 3 ही वेद जाने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वेदत्रयी के नाम से जाने जाते हैं। यानी 3 वेद जो जाने जाते हैं वो वेदत्रयी के नाम से जाने जाते हैं। और यजुर्वेद है ये जो कि ये सॉरी अथर्ववेद है, ये चौथा और अंतिम वेद है, और इसमें जादू टोना से संबंधित चीजें दी गई हैं। एक एक वेद के बारे में भी हम डिटेल से समझेंगे। पहले हम क्या समझ लेते हैं? वेद किससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो समझ लेते हैं। तो वेद जो है वो आर्यों के इतिहास जानने का स्रोत है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में इसे मानव द्वारा निर्मित किया गया।
जो ये इसे मानव द्वारा तो निर्मित नहीं किया गया है, वेदों को है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है, मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। ये अपरुषेय हैं, यानी ये कैसे हैं, अपरुषेय, पौरुषेय, यानी ये पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। और इनका जो संकलन है, वेदों का संकलन है, किसके द्वारा किया गया था, वेदों का संकलन किया गया था वेद व्यास के द्वारा, वेदों का संकलन किया था। अगर कोई ये कह दे कि वेद व्यास ने वेदों की रचना की है तो ये गलत चीज हो जाएगी। इन्होंने क्या किया था, संकलन किया था, वेद व्यास, या फिर इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, कृष्ण द्वैपायन के नाम से जानते हैं, कृष्ण द्वैपायन के नाम से इनको जानते हैं, वेद व्यास को। इन्होंने संकलन किया था, ना कि रचना की थी। इन वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है। इसके बाद में चार वेद स्थित हैं। कौन कौन से चार वेद हैं, एक तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा कौन सा है, सामवेद, तीसरा कौन सा है, यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। तो चार वेद हैं, इनके चार भाग हैं, चार ही इनके भाग हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनके चार उपखंड हैं, उपखंड कौन कौन से हैं, एक तो हो गया संहिता, एक दूसरा क्या हो गया, ब्राह्मण, तीसरा क्या हो गया, आरण्यक, और चौथा हो गया उपनिषद। चार वेद स्थित हैं और उन्हीं चारों वेदों के चार चार उपखंड भी स्थित हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इनके बारे में भी हम डिटेल से समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में इसी को जो पारसी समुदाय का इसी समय का ईरानी ग्रंथ है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जेंद अवेस्ता के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी ने इसे 2-3 बार पूछा है स्टेटमेंट में। हालांकि अभी यूपी पीसीएस में एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ओरली याद कर लीजिए। इसी समय का, जिस समय वेद का संकलन हो रहा था, उसी समय का एक ईरानी ग्रंथ है जिसे हम पारसी समुदाय का ग्रंथ भी कहते हैं, जिसका नाम क्या है, जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता जो है वो कैसा है, पारसी समुदाय का ग्रंथ है और यह वेद के समय का ग्रंथ माना जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ऋग्वेद के से स्टार्ट करेंगे। तो ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे वही डिस्कस करेंगे। वैसे तो जो सबसे बड़ा टॉपिक है अगर वेदों में देखा जाए तो ऋग्वेद से कई क्वेश्चन बनते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में कई बार ऋग्वेद से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो सबसे पहला एग्जाम हुआ था 2021 का, उसमें लगभग 4 क्वेश्चन, ओवरऑल एंशिएंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन 4 क्वेश्चन जो हैं वो वैदिक सभ्यता से ही पूछे गए थे। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद जो है वो कैसा है, सबसे प्राचीनतम वेद है। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बनेगा कि ऋग्वेद जो है वो कैसा है, प्राचीनतम वेद है। आप लोग कॉपी पेन लीजिए और नोट भी करते रहिए इनको, क्योंकि बहुत सी चीजें मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको डायरेक्टली बताऊंगा। इसका जो स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन इसे माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, इसे स्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन माना जाता है। ये चीज नोट करिए, स्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन किसे माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। यहाँ पर क्या नोट करना है, प्रार्थनाओं का संकलन, प्रार्थनाओं और किसका, स्त्रोत का संकलन माना जाता है। और क्या पॉइंट बनेंगे, और बनेगा इसमें कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं इसमें। अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त मिलते हैं ऋग्वेद में। उल्लेख की अगर बात की जाए, इसमें किसका किसका उल्लेख किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट या स्टार नोट करेंगे, और इसके बाद में इसके जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम क्या बात करें, उल्लेख के बारे में बात करें,
उल्लेख। तो सबसे पहले तो इसमें जो है कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऋग्वेद में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है, 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। अब ये चीज आप मत कहिएगा कि 21 नदियों के नाम भी लिखाइएगा, क्योंकि ये नाम कभी भी नहीं पूछे जाते। जितने नाम पूछे जाएंगे उनको मैं नोट करा दूंगा। 21 नदियों का उल्लेख किया गया है, और ये संख्या जो है वो याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी भी जाती है। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में इस बार जो एग्जाम हुए हैं, जूनियर असिस्टेंट का हुआ है, और होम्योपैथिक वाला जो हुआ है, और इसके बाद में ड्रग इंस्पेक्टर का हुआ है, उन तीनों एग्जाम में कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन पूछा गया है। 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं उन नदियों में जो सबसे पूर्वी नदी थी, सॉरी जो सबसे पश्चिमी नदी थी। सबसे पश्चिमी नदी कौन सी थी? सबसे पश्चिमी नदी, ये चीज पूछी जाती है। पश्चिमी नदी जी थी वो कौन सी थी? कुबहा। पश्चिमी नदी कुबहा। और सबसे पूर्वी नदी कौन सी थी? पूर्वी नदी थी गंगा। पूर्वी नदी गंगा और पश्चिमी नदी थी वो थी कुबहा। तो ये दोनों नदियों के नाम आपको याद रखने होंगे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे कि सरस्वती। सरस्वती, इसको ऋग्वेद के हिसाब से सबसे पवित्र नदी माना गया है। कैसा माना गया है? सबसे पवित्र नदी माना गया है। वर्तमान में तो ये है ही नहीं। इसके बाद में इसका अन्य नाम, सरस्वती नदी का अन्य नाम, अन्य नाम कौन कौन से हैं सरस्वती नदी के, वो कौन कौन से, उनके बारे में भी देख लीजिए। इनको नदी तमा के नाम से जाना जाता है, सरस्वती नदी को नदी तमा के नाम से, देवी तमा के नाम से, देवी तमा, और इसके बाद में मातेतमा, मातेतमा, मातेतमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में दूसरी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो सर्वाधिक बार इसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का किया गया है? सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हालांकि बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इस बार चांसेस तो नहीं है इसके। अगर इसके अन्य नाम की बात की जाए तो इसका दूसरा नाम क्या है ऋग्वेद में, जिसको हम जानते हैं जिस नाम से? हिरण्ययी के नाम से जानते हैं, हिरण्यनी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? यमुना नदी का उल्लेख है जो 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। गंगा का कितने बार उल्लेख किया गया है? गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? बात करते हैं तीसरे मंडल की। तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में क्या चीज दी गई है? तीसरे मंडल में दिया गया है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो तीसरे मंडल में दिया गया है, और यह किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र के द्वारा रचित है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। तो गायत्री मंत्र है जो वो किसमें दिया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है। और यह गायत्री मंत्र जो है वो किसको समर्पित होता है? ये सूर्य देवता को समर्पित होता है, सूर्य देवता को समर्पित होता है। ये चीज भी कई बार पूछी जाती है, समर्पित होता है किसको? सूर्य देवता को। तो इस चीज का भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में एक मंडल और है, 7वां मंडल, जिसमें दशराग्य युद्ध के बारे में बताया गया है। 7वें मंडल में
जो प्राचीन इतिहास का सबसे पहला युद्ध है, जिसे दशराज युद्ध भी कहते हैं। 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था और इसमें एक तरफ थे सुदास जो ऋषि थे और दूसरी तरफ थे 10 राजा एक साथ, जो इन्होंने युद्ध लड़ा हुआ था। और यह किस नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था। और रावी नदी का जो प्राचीन नाम है या ऋग्वेद में जो नाम है वो क्या है? पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी है वो रावी नदी का नाम है और यह इसी नदी के तट पर दशराग युद्ध लड़ा गया था। और इसका जो उल्लेख देखने को मिलता है वो 7वें मंडल में देखने को मिलता है। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। किस नाम से? दशराग युद्ध के नाम से देखने को मिलता है। और यह किसके किसके बीच में हुआ था? ऋषि सुदास और किनके बीच में? 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। और यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? इसका प्राचीन नाम है पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी जो है वो रावी नदी का प्राचीन नाम है और इसी नदी के तट पर दशराज युद्ध यानी प्राचीन इतिहास का सबसे पहला युद्ध माना जाता है दशराज युद्ध। अब कौन कौन से पॉइंट बच रहे हैं? एक पॉइंट और है जो 10वां मंडल, 10वें मंडल से संबंधित है। 10वां मंडल, इसमें सबसे पहले एक शब्द जो शूद्र शब्द है वो यहीं से आया है। शूद्र शब्द, शूद्र शब्द कहाँ से आया? 10वें मंडल से आया है। सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग 10वें मंडल में ऋग्वेद में किया गया था। प्रारंभ में 3 वर्ण हुआ करते थे केवल, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और जो शूद्र है, चौथा वर्ण है, वो 10वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया था। और यहीं पर सबसे पहले ऋग्वेद में ही गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया जाता है। किसका किया जाता है? गोत्र शब्द का। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में केवल 3 वर्ण थे। वो 3 वर्ण कौन कौन से थे? एक था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य। चौथा वर्ण कौन सा है? चौथा वर्ण है शूद्र। चौथा वर्ण कौन सा है? शूद्र है। और यह कहां पर? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ऋग्वेद के ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बाद में अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में बहुत ही ज्यादा बार हुआ है, जैसे जन शब्द का। जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में। हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऋग्वेद वाली ही चीजें पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख जो है वो कितनी बार हुआ है? 275 बार हुआ है। इसके बाद में इंद्र या पुरंदर, एक शब्द और है, क्या है? इंद्र। इनको ही पुरंदर के नाम से भी जानते हैं, पुरंदर। इसका उल्लेख, इनका उल्लेख कितनी बार हुआ है? इनका उल्लेख हुआ है 250 बार। 250 बार उल्लेख हुआ है। इसके बाद में अग्नि, अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? अग्नि का उल्लेख जो हुआ है वो 200 बार हुआ है। और इंद्र जो हैं वो इस समय के बहुत ही विख्यात या सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हैं। किस काल के? ऋग्वैदिक काल के। ऋग्वैदिक काल के विख्यात देवता माने जाते थे इंद्र। इसके बाद में गाय का उल्लेख है।
गाय का उल्लेख कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? गाय का उल्लेख हुआ 176 बार। 176 बार गाय शब्द का उल्लेख हुआ है। एक चीज याद रखिएगा, जन शब्द का उल्लेख होता है 275 बार। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि जनपद शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो जनपद शब्द का जो उल्लेख है वो एक बार भी नहीं होता है, यानी 0 बार। तो जनपद शब्द का उल्लेख होता ही नहीं है, जबकि जनपद जो है वो उस समय इस अवस्थिति इसकी थी ही नहीं। उत्तर वैदिक काल में जनपद सबसे पहली बार चर्चा में आया हुआ था। तो अब हम बात क्या करते हैं, जनपद शब्द 0 बार उल्लेख हुआ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जनपद शब्द तो उस समय चर्चा में ही नहीं था। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सामवेद के बारे में। दूसरा जो वेद है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, सामवेद। तो ऋग्वेद के बारे में जो भी महत्वपूर्ण डाटा था वो मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा जो क्या है वो है सामवेद, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं आकाश ग्लोबल स्टडीज। आकाश ग्लोबल स्टडीज के नाम से आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। लिंक कहाँ पर मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एग्जाम वेब एप्लीकेशन का नाम है, इसको डाउनलोड करिएगा। एग्जाम वेब के नाम से है, सर्च करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से भी आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सा फ्री डाटा, फ्री टेस्ट दिए जा रहे हैं, फ्री पीडीएफ, आपको सभी एग्जाम के संबंधित फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी। जीएस की कंप्लीट पीडीएफ आपको फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। कंप्लीट पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं, तो इसको जरूर आप लोग डाउनलोड करिएगा। एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए सभी लोग। अब हम बात करते हैं सामवेद के बारे में। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए साम का अर्थ क्या होता है। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत या गान। संगीत या गान साम का अर्थ होता है। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है किसे? सामवेद को। इसमें कुल कितने मंत्र हैं? कुल 1875 मंत्र हैं। 1875 मंत्र हैं इसमें। बस यही आपको इतनी चीजें याद रखनी होगी, बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं है ये। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, इसका मतलब क्या होता है? इसमें अनुष्ठान, यज्ञ, कर्मकांड, इन सभी का वर्णन दिया गया है। अगर आपको क्लास लग रहा है कि बहुत स्लो चल रही है तो आप लोग 2x की स्पीड में लगाकर देख सकते हैं। इसके बाद में इसमें गद्य एवं पद्य, गद्य एवं पद्य दोनों का ही वर्णन मिलता है। दोनों का वर्णन मिलता है। इसकी 2 शाखाएं हैं। इसकी शाखाओं की बात करें तो कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, जिसे पहली शाखा क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। पहली शाखा है कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही उपस्थित हैं।
दोनों ही देखने को मिलते हैं। दूसरी शाखा है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है यह केवल पद्य में ही स्थित है, केवल पद्य ही इसमें प्राप्त हैं, जो मंत्र हैं वो पद्य के रूप में ही प्राप्त हैं, यानी काव्य कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे? गद्य और पद्य, यानी पद्य को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं, काव्य। इसके बाद में इसका जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग इसे ईशोपनिषद आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। इसका जो अंतिम भाग है वो किससे संबंधित है? यजुर्वेद का अंतिम भाग, ऐसे नोट करेंगे, अंतिम भाग। अंतिम भाग जो है वो आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है, आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, यह किसका? शुक्ल यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण है वो किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इस चीज के बारे में आप लोग याद रखेंगे। एक चीज आप लोग और नोट करेंगे। चलिए पहले एक काम करते हैं, चौथे वेद के बारे में भी समझ लेते हैं। बहुत दो तीन चीजें हैं बस समझनी है, जिसका नाम क्या? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो कैसा है? चौथा और अंतिम वेद है, चौथा और अंतिम वेद है। इसे किस नाम से जानते हैं? अथर्ववेद। अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है? तो इसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? जादू टोना के बारे में बताया गया है। रोगनाशक, रोगनाशक, जादू टोना, इनसे संबंधित मंत्रों के बारे में बताया गया है। जादू टोना और रोगनाशक मंत्र से संबंधित है। इसके बाद में और इसमें क्या है? सभा एवं समिति, प्रजातियां, जो प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, सभा और समिति, इसके बारे में चर्चा की गई है। अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां, दो पुत्रियां कौन कौन सी? एक तो सभा, दूसरी कौन सी है? समिति। सभा एवं समिति, प्रजापति यानी राजा की दो पुत्रियां, सभा और समिति, ये दो पुत्रियां हैं राजा की, यानी प्रजापति की दो पुत्रियां मानी जाती हैं, सभा एवं समिति। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण डाटा की, जो आपको याद रखना होगा। वो क्या है? नोट डालेंगे। सभा और समिति नामक संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। जो सभा थी वो क्या थी? सभा और समिति, ये जो दोनों संस्थाएं थीं वो क्या करती थीं? राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। यही चीज आपको नोट में भी लिखनी थी। तो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। इसके बाद में जो सभा थी उसमें कौन कौन से लोग? देखिए सभा जो थी, अगर हम बात करें सभा की और एक तरफ बात करें समिति की, तो सभा में कौन कौन से लोग आते थे? जो वृद्ध लोग हुआ करते थे, वृद्ध, या फिर हम कह सकते हैं कुलीन, यानी जो बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हुआ करते थे। वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति या कुलीन व्यक्ति की संस्था मानी जाती थी, वृद्ध मनुष्यों की संस्था मानी जाती थी। और जो समिति थी वो सर्वसाधारण थी। वो कैसी थी? सर्वसाधारण। इसमें साधारण मनुष्य भी पार्टिसिपेट या भाग ले सकते थे, सर्वसाधारण की थी।
तो ये हमारे 4 वेद थे जिनके बारे में भी मैंने चर्चा की थी। इसके बाद में अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब जो हम बात करेंगे, तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वेदत्रयी के बारे में। क्या बताया था? वेदत्रयी। तो वेदत्रयी किसे कहते हैं? कौन कौन से वेद हैं जो वेदत्रयी में आते हैं? तो आपको 3 वेदों के नाम याद रखने होंगे। 3 वेद में कौन कौन से नाम याद रखने होंगे? अथर्व वेद को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों को याद कर लीजिए। एक तो हो जाएगा ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा सामवेद, तीसरा हो जाएगा यजुर्वेद। तो इनको हम क्या कहते हैं? वेदत्रयी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में एक चीज और याद रखनी होगी, प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी किसे बोलते हैं? इनमें कौन कौन से 3 प्रस्थानत्रयी? तो प्रस्थानत्रयी में कौन कौन से 3 आते हैं? प्रस्थानत्रयी में आते हैं ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र आता है, उपनिषद आता है, इसके बाद में भगवत गीता। भगवत गीता भी इसी में आता है, भगवत गीता। तो प्रस्थानत्रयी में 3 आते हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवत गीता। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां हैं और उनके जो आधुनिक नाम हैं उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे और अगली क्लास में हम वेद से संबंधित उसके जो पुरोहित हैं, उसके जो उपवेद हैं, उसके ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं और उपनिषद हैं, उनके बारे में, उनके चारों अंगों के बारे में समझेंगे। और ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में, वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं, तो इनके बारे में भी समझेंगे। और इसके बाद में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का हम एक कंपैरिजन करेंगे कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज है वो कैसा था, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसकी जो सोसाइटी वहाँ पर जो पाई जाती है वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, इनका हम कंपैरिजन करेंगे और हमारा जो वैदिक सभ्यता वाला टॉपिक है वहीं पर एंड हो जाएगा। तो आज का जो हमारा एक चीज और बच रही है वो हम कवर कर लेते हैं, ऋग्वैदिक कालीन नदियां और उनके आधुनिक नाम। तो हेडिंग क्या डालेंगे आप? ऋग्वैदिक कालीन नदियां, ऋग्वैदिक कालीन नदियां और आधुनिक नाम। इनको कैसे याद रखना है उसके बारे में भी बताते चलेंगे। कई बार एग्जाम में भूल जाते हैं, याद नहीं हो पाता है, तो उनको याद रखने का एक तरीका होता है। नॉर्मल आप जनरल जनरल भाषा है जो उससे याद रख सकते हैं, अच्छे से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? ऋग्वैदिक कालीन नदियां कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अस्कनी नदी। अस्कनी नदी, इसका जो आधुनिक नाम है वो क्या है? चिनाव नदी। इसका आधुनिक नाम क्या है? चिनाव नदी। चिनाव नदी। चिनाव नदी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में मोस्टली देखने को मिलती है। इसके बाद में दूसरी नदी कौन सी है? बिपाशा नदी। बिपाशा नदी, जिसका आधुनिक नाम क्या है? ब्यास। आधुनिक नाम क्या है इसका? ब्यास। अगली नदी कौन सी है? पुरुषनी नदी। इसका नाम क्या है? रावी नदी। एक नदी और है, वितस्ता नदी। इसका आधुनिक नाम क्या है? झेलम। कुबहा नदी। कुबहा नदी का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। और सदानीरा। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक।
एक नदी और है, दो नदी और रहेगी, उनके नाम, एक रहेगी ये सुतुद्री, सुतुद्री, इसको, इसका आधुनिक नाम क्या है, सतलज नदी, जैसे सतलुज भी बोलते हैं। एक नदी कौन सी रहेगी, ये दृशद्वती, इसका आधुनिक नाम क्या है, घग्गर नदी, घग्गर नदी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके आधुनिक नाम और प्राचीन नाम दिए गए हैं, ये आपको याद रखने होंगे। ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो कौन सी थी, इसको भी नोट कर लेंगे। ऋग्वेद की मूल लिपि, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि का नाम क्या है, ब्राह्मी लिपि है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें जो एक और चीज याद रखनी होगी वो क्या है, बोगज कोई शिलालेख है, जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं। एक शिलालेख है जहां पर ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। उस शिलालेख का नाम क्या है, इसको कैसे लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऋग्वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखेंगे, ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो उस शिलालेख का नाम क्या है, बोगज कोई शिलालेख। क्या नाम है, बोगज कोई शिलालेख। इसमें ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख देखने को मिलता है। और यह, इसे क्या बोलते हैं, इसे एशिया माइनर भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, एशिया माइनर। और यह कहाँ पर, तुर्की में स्थित है। किस जगह पर, तुर्की में स्थित है। तो ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख जो है वो कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर बोगज कोई शिलालेख में देखने को मिलता है। इसे एशिया माइनर बोलते हैं और यह तुर्की में स्थित है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज मैंने जो कवर किया वो एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। आज जो कवर किया है वो हड़प्पा सभ्यता के जो बचे हुए साइट्स थी, बचे हुए स्थल थे, उनके बारे में, जैसे धौलावीरा, रंगपुर, और इसके बाद में राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल और चन्नुदाड़ो, इनके बारे में डिस्कस किया था। और इनके बारे में डिटेल से आपको बताया भी था। इनके, इनसे जो अवशेष प्राप्त हुए उनके बारे में, इनका उत्खनन किसके द्वारा किया गया, किस नदी के तट पर स्थित हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई थी। इसके बाद में हमने अपने अगले चैप्टर की ओर रुख किया था, वैदिक सभ्यता, जिसमें मैंने बताया था वैदिक काल का विभाजन, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया था, और वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें हमने समझा था आर्य सभ्यता के बारे में, आर्यों के बारे में समझा था, जिसमें आर्य क्या होते हैं, उत्तम व्यक्ति या फिर श्रेष्ठ व्यक्ति या कुलीन व्यक्ति होते हैं, उनको आर्य कहते हैं। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इनका जो मूल निवास था वो सर्वमान्य माना गया था मध्य एशिया, और यह किसने, मैक्स मूलर ने ये बात कही थी। और 2-3 चीजें आपको बताई थी। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का निवास किस, कहाँ पर माना था, तिब्बत माना था, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव माना था। सप्त सैंधव क्षेत्र किसने माना था, डॉक्टर संपूर्णानंद और एच सी दास ने माना था। और गंगानाथ झा ने माना था ब्रह्मर्षि देश। इसके बाद में वेद के बारे में बताया था, और वेद में जो सबसे पहले चीज बताई थी वो बताई थी कि इनकी रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है। इनकी रचना जो है वो पुरुषों के द्वारा नहीं की गई थी, जबकि इनका संकलन किया गया किसके द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, जिनको कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। और हमारे समाज में, या फिर आप कह सकते हैं इस समय कितने वेद हैं, तो इस समय 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनके चारों वेदों के 4-4 उपखंड भी स्थित हैं। इन चारों के आपको एक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, चारों उपखंड देखने को मिलेंगे। इसके बाद में मैंने ऋग्वेद के बारे में बताया। ऋग्वेद में बताया कि ये सबसे प्राचीनतम वेद है, और इसमें जो प्रार्थनाओं और स्तोत्र का संकलन माना जाता है, इसमें 10 मंडल हैं टोटल, और 1028 इसमें सूक्त स्थित हैं।
10वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। ये मैंने वहां पर नहीं बताया था, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। तो सबसे नवीन मंडल जो है वो कौन सा है? 10वां मंडल है, और यह किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। इसके बाद में इसमें कितनी नदियों का उल्लेख किया गया? 21 नदियों का उल्लेख किया गया था। जो सबसे पश्चिमी नदी थी वो थी कुबा, जिसे किस नाम से? काबुल के नाम से आधुनिक में जानते हैं, आधुनिक नाम में। और पूर्वी नदी जो थी वो थी गंगा। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, और इसका अन्य नाम नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया था, और इसका जो अन्य नाम है वो हिरण्ययी है। इसके बाद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया था। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र को समर्पित है, और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया। इसकी रचना किसके द्वारा की जाती है? विश्वामित्र के द्वारा की जाती है। और यह किसको समर्पित है? सूर्य देवता को, यह सविता को समर्पित है। सूर्य का जो पर्यायवाची है वो क्या है? सविता है, और इन्हीं को ये समर्पित है गायत्री मंत्र। 7वें मंडल में दुनिया का जो सबसे पहला युद्ध है प्राचीन समय का, दशराग युद्ध, वो उसके बारे में 7वें मंडल में चर्चा की गई है, जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10वां मंडल में सबसे पहले एक वर्ड ऐड किया गया था, चौथा वर्ड, जिसे शूद्र वर्ड माना जाना जाता है। शूद्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, और गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में ही। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार, और उस समय के सबसे प्रमुख देवता या फिर कह सकते हैं फेमस देवता माने जाते हैं। अग्नि शब्द का उल्लेख 200 बार, और गाय शब्द का उल्लेख 176 बार किया गया है। जनपद शब्द का उल्लेख 1 बार भी देखने को नहीं मिलता है। जनपद तो बाद में आया, पहले क्या हुआ करता था? जन हुआ करता था। इसके बाद में सामवेद के बारे में बताया। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत या ज्ञान। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, और इसमें कुल 1875 मंत्र हैं। और यजुर्वेद के बारे में बताया था, इसमें यज्ञ के बारे में, कर्मकांड के बारे में वर्णन दिया गया है। गद्य एवं पद्य दोनों में इसका वर्णन मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद जो है केवल पद्य में, यानी केवल काव्य में ही वर्णित है। अंत इसका जो अंतिम भाग है वो आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है, और शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद में चौथा और अंतिम वेद बताया था अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना और रोगनाशक मंत्रों के बारे में चर्चा की गई है। इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई, यानी 2 संस्थाएं बताई गई राजा की। वो कौन कौन सी हैं? सभा और समिति। और जो सभा और समिति है वो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती है। इसके बाद में सभा का बात करें, सभा समिति की, सभा संस्था की, तो इसमें जो है वो वृद्ध या कुलीन मनुष्यों की संस्था मानी जाती है, जबकि जो समिति है वो सब साधारण संस्था मानी जाती है। वेदत्रयी के बारे में बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 3 वेद जो हैं वो वेदत्रयी में आते हैं। इसके बाद में प्रस्थानत्रयी के बारे में बताया था, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता, ये प्रस्थानत्रयी के बारे में आते हैं। इसके बाद में ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में और उनके आधुनिक नाम के बारे में बताया था। अस्कनी नदी, चिनाव नदी को अस्कनी नदी कहते हैं। एक शब्द याद रखिए, एक फेमस एक्ट्रेस है बिपाशा बसु, तो उन्हीं के नाम से आप लोग याद रख लीजिए। ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? बिपाशा। बिपाशा ब्यास, तो बिपाशा बसु से कुछ है। इस प्रकार दूसरा नाम है रावी। रावी एक, जैसे रवि जो है वो पुरुष का नाम होता है, तो रवि यानी मेल या पुरुष का नाम होता है, तो रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? पुरुषनी नदी है। इसके बाद में बितस्ता नदी, इसका आधुनिक नाम क्या है? झेलम। जैसे आप बॉर्नवीटा वगैरह पीते होंगे तो बॉर्नवीटा, बीटा यानी बितस्ता और झेलम यानी झेला, तो बितस्ता नदी, झेलम, इसे आप लोग याद रख सकते हैं। और इसके बाद में कुबा, अफगानिस्तान में पड़ता है कुबा, काबुल, तो काबुल नदी जो है वो कहाँ पर पड़ती है? अफगानिस्तान में पड़ती है, तो कुबा यानी काबुल से कुछ ऐसे याद रख सकते हैं। और एक चीज से और याद रख सकते हैं, ऋग्वैदिक कालीन की जो पश्चिमी नदी है वो कौन सी नदी थी? कुबा नदी थी, और जो पूर्वी नदी है वो कौन सी नदी थी? गंगा नदी। इसके बाद में गंडक यानी सदानीरा, गंडक नदी जो आधुनिक नाम है इसका गंडक है, और इसको प्राचीन नाम से किस नाम से जानते थे? सदानीरा। इसके बाद में सतलुज, सतलुज नदी जो है सुतद्री। अब ये क्या है? इनके पहले पहले शब्द से आप लोग याद रख सकते हैं। दृशदती, दृशदती है, इसका आधुनिक नाम क्या है? घग्गर नदी है। 2-3 नदियों के नाम याद रखने होंगे, बाकी 2-3 नदियों के नाम आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। बाकी जो बचा हुआ है अब क्या है? ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो क्या है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की मूल लिपि है, और ऋग्वेद में जो लिपि वर्णित होती थी वो कौन सी है? मूल लिपि, वो ब्राह्मी लिपि है।
ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख एक शिलालेख में देखने को मिलता है। उस शिलालेख का नाम क्या है? बोगज-कोई शिलालेख है। और यह कहाँ पर स्थित है? तुर्की में स्थित है, तुर्क में स्थित है। और इसे एशिया माइनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया माइनर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है इस बार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट जरूर करिएगा। एग्जाम में आएगा बोगज कोई शिलालेख, एशिया माइनर, या फिर ये जो मिलान होते हैं सही मिलान में, वहां पर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। स्टेटमेंट में भी ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इसको आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में जो वैदिक सभ्यता से संबंधित और अन्य चीजें रह गई हैं उनके बारे में हम समझेंगे। उनके जो वेद हैं, उनके वेद के चारों उपखंड के बारे में समझेंगे बहुत ही डिटेल से। और इसके बाद में बचे हुए और भी फैक्ट होंगे, उनके बारे में समझने के बाद में हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का कंपैरिजन कर लेंगे और हमारा चैप्टर है वहीं पर समाप्त हो जाएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।